मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मेरा पति मुझे बिल्कुल भी समय नहीं देता था। मेरे लिए अपने जज़्बातों पर काबू करना बहुत मुश्किल काम था। मैंने कई बार अपने आप को गलत रास्ते पर चलने से रोका था, लेकिन मैं जवान थी और अकेली थी। आखिर कब तक अपने आप को रोक कर रखती? एक रात पति की गैर मौजूदगी में मैंने जवान नौकर को कमरे में बुलाया और जब उसने अपना कारनामा दिखाया तो मैं हैरान रह गई। वह तो बड़ा ही कमाल का नौकर निकला। उसने पहले ही रात मेरे होश उड़ाकर रख दिए। उस नौकर में 5 मर्दों जितनी ताकत थी। वह हट्टा-कट्टा जवान और सेहतमंद था। उसकी ताकत देखकर मैं तो हैरान रह गई थी और मैं उसके आगे बेबस हो गई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने घर में, अपने ही बेडरूम में इस तरह एक जानवर की शिकार बन जाऊंगी। और जो कुछ भी हुआ था, उसकी शुरुआत मैंने ही तो की थी। इसलिए मैं इस काम के लिए किसी और पर इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकती थी। जो कुछ मेरे साथ हुआ, वह सब मेरी ही वजह से हुआ था। मेरे नौकर ने मेरे साथ ऐसा काम किया था जो 5 मर्द मिलकर भी ना कर पाते। मैं हैरान थी और सोच रही थी कि काश मुझे पहले पता होता कि मेरा जवान नौकर इतना ताकतवर है कि अकेले ही उसके अंदर कई मर्दों की ताकत है, तो मैं पहले ही उसे अपनी ज़िंदगी में जगह दे देती। मैं उसकी ताकत के आगे बेबस हो गई थी और एक शब्द भी नहीं निकाल सकी। उसकी ताकत के आगे मेरा नाजुक सा शरीर कमज़ोर पड़ गया था। जो कुछ उस नौकर ने उस रात मेरे साथ किया, उसे सुनकर आपके होश भी उड़ जाएँगे। मुझे हमेशा से ही अपने स्किन की बहुत ज़्यादा केयर करने की आदत थी। मैं कहीं भी जाती तो सबसे पहले ध्यान रखती कि मेरे स्किन को धूल-मिट्टी ना लग जाए। मैं अपने चेहरे को बार-बार आईने में देखा करती थी कि कहीं मेरे चेहरे पर कोई धूल तो नहीं लग गई। इस तरह एक तरह से कहना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा अपने स्किन को लेकर केयरफुल रहा करती थी। मैं जब भी कहीं बाहर जाती तो खुद को अच्छी तरह ढक कर के जाती थी। मैं कहीं गाड़ी में भी जाती तो अपने चेहरे से मास्क नहीं हटाती थी। बहुत कम लोग ही मेरे चेहरे से पहचान पाए थे। खुद को छुपा कर रखने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह और भी थी। यह वजह मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी। मैं खुद को हमेशा छुपा कर रखती थी। कोई मुझे देख नहीं पाता था, इसलिए मुझे कोई नहीं पहचानता था। ना ही कोई मेरी खूबसूरती से वाकिफ़ था और ना ही मेरी उम्र से। लेकिन एक दिन मेरे नौकर ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं अजीब नज़रों से गाड़ी के शीशे से ही शक्ल देखी। वह बहुत ही संजीदा मालूम हो रहा था और जब दोबारा से अपनी बात दोहराई, तो इस बार उसकी नज़रें मेरी नज़रों से टकराई थी और मैंने फ़ौरन ही अपनी नज़रों का एंगल चेंज कर लिया था। वह बोला, मैडम जी, एक ही मौके की बात है। बस देखिएगा कि मैं आपको कैसे खुश करूँगा। आप हमेशा मेरी एहसानमंद रहोगी और बार-बार मुझे मौका दोगी। उसकी बातें सुनकर मैं कुछ घबरा गई थी। पता नहीं वह किस मौके की बात कर रहा था और मुझसे क्या चाहता था। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। खिड़की से बाहर देखती रही, लेकिन जब मैं घर पहुंची तो वह मेरे कमरे में आया और आते ही उसने मेरे साथ। मेरा नाम छवि है। वैसे तो मेरा संबंध हिंदुस्तान से है, लेकिन मेरी पैदाइश मलेशिया में हुई थी। मेरे माँ-बाप हिंदुस्तान से ही संबंध रखते थे, लेकिन वह हमेशा-हमेशा के लिए मलेशिया में शिफ्ट हो गए थे और मैं भी फिर कभी हिंदुस्तान नहीं आई थी और अपने माँ-बाप की वजह से मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी। इसलिए मैं अपने सारे नौकरों से, जो कि हिंदुस्तान से आए होते थे, उन लोगों का बहुत ही ध्यान रखती थी। मैं शादीशुदा थी और मेरी शादी को 5 साल होने वाले थे। मेरा पति कारोबार के सिलसिले में ज़्यादातर हिंदुस्तान में ही रहता था। मेरे माँ-बाप ने मेरी शादी एक हिंदुस्तानी लड़के से की थी, जो ज़्यादातर हिंदुस्तान में ही रहता था। मेरे माँ-बाप का मानना था कि हमें अपने देश से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। मेरे माँ-बाप ने तो खुद देश त्याग किया था और उन्हें इस बात का एहसास भी था। इसलिए उन्होंने मेरी शादी एक हिंदुस्तानी लड़के से की थी। लेकिन हिंदुस्तान जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं शादी के समय बस एक बार हिंदुस्तान गई थी और वापस मलेशिया आ गई थी। लेकिन मेरे पति का कारोबार हिंदुस्तान में ही सेटल था, इसलिए वह अपना कारोबार करता था। कुछ कारोबार हमारा मलेशिया में भी फैला हुआ था, इसलिए वह कभी मलेशिया तो कभी हिंदुस्तान में रहता। मैं अपने पति समर की गैर मौजूदगी में अकेली ही मलेशिया का कारोबार भी संभालती और घर के कामकाज भी देखती थी। हमने सारे नौकर भरोसे के काबिल के रखे थे, इसलिए मेरे पति को मुझे अकेले छोड़कर जाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन हमारा पुराना नौकर कुछ दिन पहले छुट्टियों पर गया था, इसलिए समर ने एक नए नौकर को उसकी जगह पर रख लिया था। इस नए नौकर का नाम निखिल था और वह हमारे पास काम करके एक अच्छा इंसान साबित हुआ था। लेकिन आज अचानक उसने मुझसे जिस तरह से बात की थी, मुझे बहुत डर महसूस हुआ था। उसकी आंखों में छुपे उसकी नज़रों का मतलब मैं समझ चुकी थी और शायद इसी बात पर मैं डर गई थी, क्योंकि समर भी वहाँ मौजूद नहीं थे
और इस समय मैं सब कुछ अकेले ही देख रही थी। एक पल के लिए मेरे दिल में ख्याल आया, पता नहीं निखिल अकेला है या उसके पीछे कोई और भी है। मैं जवान औरत थी और मेरे लिए यह बात बहुत डरने वाली थी। वह मुझसे अकेले में किसी मौके का बात कर रहा था और मैं उस मौके को अच्छी तरह समझ रही थी कि वह किस मौके की बात कर रहा है। एक जवान मर्द और एक जवान औरत अकेले में क्या करते हैं, मैं सब जानती थी। निखिल ने मुझे घर पर छोड़ दिया था और मैं गाड़ी से उतरकर अंदर चली आई थी। लेकिन मेरी निगाहें यहाँ वहाँ घूम रही थी। मेरी सिक्स्थ सेंस हमेशा बहुत तेज़ी से काम करती थी, इसलिए मैं महसूस कर रही थी कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। मैं अपने कमरे में जाकर बंद हो गई और बिस्तर पर लेटकर गहरी सांस लेने लगी। सामने ही समर की तस्वीर लगी हुई थी। मुझे समर पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि एक अनजान आदमी को घर में नौकरी पर रखने की क्या ज़रूरत थी। उसकी नीयत में कितना फ़रेब था यह हमें क्या मालूम था। और फिर समर मुझे अकेला भी छोड़कर चले गए थे। पिछले 2 दिनों से हमारी पुरानी नौकरानी छुट्टियों पर थी और इन्हीं सब बातों ने मुझे परेशान कर दिया था। इन्हीं सोचों में गुम होकर मैंने समर को फ़ोन लगा दिया कि पता कर सकूं कि वह कब वापस आएंगे। उनका फ़ोन उनके गार्ड ने उठाया और कहने लगा कि समर साहब आज बहुत बिजी हैं, आप बाद में कॉल करके बात कर लीजिएगा। उसके गार्ड की आवाज़ सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। मैं उसकी पत्नी थी, लेकिन वह मुझे अपने साथ कहीं नहीं ले जाता था, बल्कि कारोबार में उलझाए रखता था और खुद तो अपने गार्ड के साथ सारे जहां की सैर करता था। पीछे से आने वाले गानों की आवाज़ और शोर से मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि मेरा पति इस समय कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। मैंने गुस्से से फ़ोन उठाकर दीवार पर दे मारा और उसी समय कमरे का दरवाज़ा खटकने लगा। जैसे ही मैंने पूछा कि कौन है, तो बाहर से निखिल की आवाज़ आई। वह इस समय मेरे कमरे के दरवाजे पर क्या कर रहा था, मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने जल्दी से अपने चेहरे को कवर कर लिया और दरवाज़ा खोल दिया। मुझे देखकर निखिल मुस्कुराते हुए अंदर आ गया और मैं अपने आप में सिमट गई। उसने मेरा पर्स मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैडम जी, आप तो अपना पर्स गाड़ी में भूल आई थी। अपनी चीज़ों का ख्याल रखा करें। पर्स देखकर मेरी जान में जान आई थी कि वह यहाँ किसी खास मकसद से नहीं आया था, बल्कि मेरा पर्स लौटाने आया था। मैं अपना पर्स लेकर जैसे ही दोबारा दरवाज़ा बंद करने लगी तो उसने अचानक से कहा, मैडम जी, अकेले में एक मौका देकर तो देखिए, आप एकदम खुश हो जाओगी। समर साहब यहाँ मौजूद नहीं है, मैं आपको ऐसा खुश करूँगा कि आप देखती रह जाओगी। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दूंगा और आपका काम भी हो जाएगा। और मेरा भी कोई और मौका होता तो मैं निखिल को उसकी औकात याद दिला देती, लेकिन इस समय मेरे दिमाग में समर के गार्ड की आवाज़ गूंज रही थी। मैं समर की इजाज़त के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकती थी और वह अपनी मर्जी से अय्यासियाँ कर रहा था। मैंने गुस्से में समर के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया और सोच लिया कि अगर वह अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता है, तो मैं भी इस काबिल हूँ कि अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले कर सकती हूँ। और वैसे भी मुझे वह बहुत ही कम अक्ल समझता था। बहुत आसानी से मुझे चकमा देकर वह खुद हिंदुस्तान चला जाया करता था और अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से गुजारता था। मुझे यहाँ कारोबार में इस तरह फंसा कर जाता कि मुझे उसकी खैर खैरियत का मौका भी नहीं मिलता था। मैंने कुछ ही पलों में फैसला कर लिया कि ना सिर्फ मैं निखिल को एक मौका दूंगी, बल्कि उसे अपने सारे राज भी बता दूंगी और कभी समर को इस बात की जानकारी भी नहीं होने दूंगी कि मैंने उसके पीछे कुछ ऐसा वैसा कर दिया है। अगर समर अपनी मनमर्जी कर सकता है तो मैं भी पीछे क्यों रहती। यही सोचकर मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और निखिल को अंदर आने का इशारा कर दिया। मैं इस समय घर पर बिल्कुल अकेली थी और यह मौका इस काम के लिए बहुत ही अच्छा था। समर एक खास औरत को मेरे सर पर हमेशा सवार करके रखता। वह औरत हमेशा मेरे सर पर सवार रहती थी और घर की हर छोटी से छोटी बात समर के आते ही उसे बता देती थी। समर हिंदुस्तान होते हुए भी यहाँ के बारे में पल पल की खबर रखता था कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, कौन मुझसे मिलने आता है। सारी खबर समर को पता रहती थी। उसके साथ मुझे अपनी ज़िंदगी किसी कैदी की तरह मालूम होने लगी थी, जबकि मुझे उसकी किसी भी बात की जानकारी नहीं होती थी। इसलिए मैंने बस इसी कमज़ोर पल में ये फ़ैसला कर लिया कि अब मैं अपने लिए अलग राह का चुनाव करूँगी और समर के इशारे पर अब नहीं नाचूंगी। निखिल कमरे में मेरे पीछे पीछे ही चला आया। मैंने उससे कहा कि वह पहले मुझे इस बात पर विश्वास दिलाए कि उसके और मेरे बीच होने वाला कोई भी काम या कोई भी संबंध समर तक नहीं जाएगा। वह मुस्कुराकर कहने लगा, मैडम जी, भरोसा करें, मैं यह कभी किसी के सामने नहीं कहूँगा और आपको इस तरह खुश करूँगा कि आप हैरान रह जाओगी। मुझे निखिल की बात पर विश्वास था
इसलिए मैंने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया और निखिल से कहा कि ठीक है, मैं उसे आज रात मौका देकर देखना चाहती हूँ। अगर सच में ही मुझे महसूस हुआ कि तुम इस काबिल हो, तो मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ या तुम्हारे साथ आगे बढ़ सकती हूँ। तो फिर मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। मेरी बात पर निखिल मुस्कुराकर गौर से मेरा चेहरा देखने लगा। पता नहीं वह मेरे हसीन चेहरे पर क्या देखना चाह रहा था। पहली बार मैंने किसी गैर मर्द को इस तरह अपना चेहरा दिखाया था। निखिल के अंदाज ने मेरी सारी झिझक खत्म कर दी थी और मैं समर को भूलकर बिना इस बात की परवाह किए कि जब समर को पता चलेगा तो क्या होगा, जल्दी से निखिल को एक मौका दे दिया। मैं कब तक समर की बेरुखी और बेएतबारी को बर्दाश्त करती। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी को आगे अपने हिसाब से गुजारूंगी और अब समर के साथ नहीं रहूंगी। और जैसे ही निखिल को मौका दिया तो बाकी उसने मेरे होश उड़ा दिए। वह अकेला ही 5 मर्दों के बराबर साबित हुआ था और वह रात मेरे लिए बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। निखिल ने जो कुछ कहा था उसने सच कर दिखाया था। मैं निखिल से बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और मुझे विश्वास हो गया था कि निखिल ही वह मर्द है जिसके सहारे मुझे ज़िंदगी में अब आगे बढ़ना है। समर की खास नौकरानी पहली बार छुट्टी पर गई थी और वह छुट्टी उन्होंने बहुत ज़रूरी काम से ली थी। और सबसे ज़्यादा छुट्टियों का फ़ायदा मुझे और निखिल को हुआ था, क्योंकि ना ही कोई हम पर नज़र रखने वाला था, ना ही हमें कोई रोकने वाला था। समर को यह बताने के लिए भी कोई मौजूद नहीं था कि मैंने उसके पीछे निखिल को जगह दी है। निखिल ने जिस तरह एक रात में अकेले ही 5 मर्दों की ताकत मुझे दिखाई थी, उसके बाद तो मैंने खुद ही अगली रात उसे बुला लिया था। निखिल ने मुझे वह खुशी दी थी जो मुझे इससे पहले नहीं मिली थी। मैंने नोटों की गड्डियां निकालकर उसके आगे रख दी और वह भी खुश हो गया था। मैंने उससे वादा किया था कि अगर वह मेरा काम करेगा तो मैं उसे पैसे से नहला दूंगी। लेकिन अगली रात मुझ पर बहुत भारी गुजरी थी, क्योंकि निखिल ने उस रात मेरे साथ वो किया जो मैं बता भी नहीं सकती हूँ। वह कितना ताकतवर था, इस बात का अंदाजा मुझे दूसरी रात हुआ था। पहली रात तो शायद वह किसी वजह से अपने आप को रोक कर रखे हुए था, लेकिन उसने दूसरी रात ऐसा कर दिया कि मैं तड़प उठी थी। मैं उसके आगे बेबस हो गई थी, लेकिन उससे मुझ पर दया नहीं आई थी। उसने मेरा वह हाल कर दिया कि मैं पानी मांगने के लायक भी नहीं रही थी। निखिल वह कर गुजरा था कि मेरे गुमान में भी नहीं था। वह रात मुझ पर किसी कयामत की तरह गुजरी थी और मेरे दिल में ख्याल आया था कि काश समर मेरे पास होता तो वह मुझे निखिल से बचा लेता, क्योंकि निखिल तो दरिंदगी की हदों पर उतर आया था। और यह जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी कि निखिल ने समर की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर उस रात मेरे साथ क्या कर डाला था। उसने मुझे जिंदा रहने के काबिल ही नहीं छोड़ा था। जब निखिल ने अपना मकसद हासिल कर लिया तो फिर धीरे धीरे मुझे बताना शुरू किया कि उसने मेरे साथ इतना कुछ कैसे किया, कैसे उसने एक ही रात मेरे साथ इतना कुछ किया, कैसे उसने 5 मर्दों जितनी ताकत मुझे दिखा दी और निखिल की सोच ने मेरी जान निकाल दी। वह अचानक ही मेरा नौकर बनकर मेरी ज़िंदगी में नहीं आया था, बल्कि उसकी नज़र तो मुझ पर बहुत पहले से ही थी। मैं तो समझती थी कि मुझे कोई नहीं पहचानता है, लेकिन यह मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। निखिल बहुत पहले से ही मेरे हसीन चेहरे को देख चुका था और हमारे घर नौकरी भी वह इसी मकसद से करने के लिए आया था, क्योंकि उसकी नज़र मुझ पर थी और उसे मेरे करीब आना था। वह मुझसे करीबी संबंध बनाना चाहता था ताकि अपना मकसद हासिल कर सके। जिस दिन उसने देखा कि ना ही समर मौजूद है, ना ही वह खास नौकरानी घर पर मौजूद है, तो उस दिन मौका देखकर उसने इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया और जानबूझकर मुझसे ऐसी बात कही कि मैं उसे एक मौका दे दूं। मैं उस समय बहुत गुस्से में थी और समर के लाख समझाने और मना करने के बावजूद भी मैंने एक अनजान मर्द पर भरोसा कर लिया था। निखिल कहने लगा कि मैंने बहुत पहले ही तुम्हारी तस्वीर देखी थी और फिर एक दिन अचानक ही तुम मुझे नज़र आ गई। हुआ यूँ था कि कुछ महीने पहले मेरी तबीयत खराब थी और मैं अपने कारोबार के सिलसिले में कहीं जा रही थी कि रास्ते में ही अचानक मैं बेहोश हो गई थी। मेरे पुराने नौकर ने जब देखा कि मैं गाड़ी में बेहोश हो गई हूँ, तो वह फ़ौरन मुझे हॉस्पिटल ले गया और जैसे ही उसने मुझे गाड़ी से उतारकर बेड पर लेटाना चाहा, तो मेरे चेहरे से मास्क हट गया था और निखिल ने मेरा चेहरा देख लिया था। मेरा पुराना नौकर निखिल का दोस्त था। उसने निखिल को फ़ौरन ही मेरे बारे में सूचित कर दिया। निखिल ने मेरी तस्वीर अपने दोस्त को दिखा रखी थी कि मुझे इस लड़की की तलाश है। बस वही एक पल मेरी ज़िंदगी में ग्रहण लग गया था जब निखिल को यह पता चला कि मैं कहाँ रहती हूँ।
वह मुझ तक कैसे पहुंच सकता है। उसने जानबूझकर एक प्लान तैयार किया और अपने दोस्त को नौकरी से निकालकर खुद उसकी जगह पर आ गया। और निखिल को मिलाने वाला वही पुराना नौकर उसका दोस्त था, जो हमारे पास उसे नौकरी पर छोड़कर गया था। निखिल का दोस्त यह सब निखिल के कहने पर किया था। निखिल हमारे घर का हिस्सा बन गया। धीरे धीरे उसने हमारे बारे में सारी मालूमात भी हासिल कर ली और सही मौका देखकर उसने मुझसे जब एक मौका मांगा तो मैं उस समय घबरा गई और समझ में नहीं आया कि अचानक वह मुझसे मौका क्यों मांग रहा है। पहले तो मुझे डर महसूस हुआ था, क्योंकि हमारा बड़ा कारोबार था। समर के पास बहुत पैसे थे और मेरी एक गलती से वह सब कुछ खत्म हो सकती थी। लेकिन जैसे ही मुझे समर की बेरुखी का एहसास हुआ, अगले ही पल मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी। और शायद यही मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला साबित हुआ था। समर और मेरी शादी को 5 साल होने वाले थे, लेकिन ना ही हमारी औलाद थी और ना ही समर को औलाद की कोई इच्छा थी। मैं माँ बन सकती थी, लेकिन समर ने कभी मुझे माँ बनने ही नहीं दिया था। मैं कभी उम्मीद से हो भी जाती तो समर मेरा बच्चा गिरवा देता था। इस बात ने मुझे पहले ही दुखी कर रखा था। समर जवान, स्मार्ट और पैसे वाला था। लड़कियां तितलियों की तरह उसके आगे पीछे मंडराया करती थी और समर बहुत ही दिल फेंक था और जहाँ भी जाता पार्टी, क्लब और नाच गाने में जरूर जाता था। कारोबार के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में अय्यासियाँ भी कर रहा था और मैं सिर्फ एक बोरिंग सी ज़िंदगी गुजार रही थी। मैं सिर्फ उसके कारोबार को देख रही थी। मैं एक बच्चे की इच्छा रखती थी, लेकिन समर ने तो मेरी इच्छा को भी पूरी नहीं होने दी थी। इस आग में जलकर मैंने सोच लिया था कि मैं अपना कारोबार अलग कर लूँगी और अपनी ज़िंदगी में समर को छोड़कर आगे बढ़ जाऊँगी। और इसलिए मैंने निखिल पर भरोसा कर लिया था। समर अफीम स्मगलिंग का कारोबार करता था और मैं भी उसके कारोबार में बराबर की शामिल थी। उस दिन जब निखिल ने मुझसे मौका मांगा तो उसने मुझे विश्वास दिलाया वह मेरी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, और इसलिए मैंने उस पर भरोसा करके उसे काम दे दिया। और बाकी उसने एक रात में इतनी ज़्यादा स्मगलिंग की जितने 5 आदमी भी नहीं कर पाते। मैं हैरान रह गई थी कि निखिल ने इतनी ज़्यादा स्मगलिंग किस तरह की थी, क्योंकि मलेशिया पुलिस को चकमा देना और चोरी छुपे वह काम करना बहुत ही मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था। मेरे आदमी बहुत ही ज़्यादा पुराने खिलाड़ी थे, इसलिए वह यह काम कर लिया करते थे, लेकिन निखिल तो अकेले ही गेम खेल गया था। मगर मुझे क्या मालूम था कि वह एक सीधा साधा नौकर नजर आने वाला आदमी कितना ताकतवर है। अगली रात जब वह हमारे कमरे में आया तो उस समय वह अकेले नहीं था, बल्कि पुलिस वाले भी उसके साथ मौजूद थे। और न सिर्फ मेरे घर को सील कर दिया गया, बल्कि मुझे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया गया था। उस रात समर भी एयरपोर्ट पहुंच चुका था और उसे भी एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। हम दोनों पति पत्नी पहली बार पुलिस की गिरफ्त में मौजूद थे। दरअसल मेरा पति हमेशा मुझसे ही सारे कारोबार करवाता था और मैं अपने चेहरे को मास्क के पीछे छुपा कर रखती थी, इसलिए मैंने कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया था और पुलिस मुझ तक नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन निखिल ने बहुत ही चालाकी से न सिर्फ मुझे पहचान कर पकड़ लिया था, बल्कि मेरा सारा कारोबार भी उसने एक ही रात में जान लिया था। वह मेरी सोच से भी कहीं ज़्यादा तेज निकला था। समर को जैसे ही पता चला कि यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और हमारे पकड़े जाने में मेरा ही दोष है, तो समर मुझे मारने के लिए मेरे करीब चला आया। अगर पुलिस उसे ना रोकी होती तो शायद वह मेरा गला दबा देता। मलेशिया का कानून बहुत सख्त था। मैं जानती थी कि मुझे क्या सज़ा मिलने वाली है। मेरा पति एक मक्कार इंसान निकला जिसने सारा कारोबार मेरे नाम कर दिया था और कारोबार को चेहरा भी मेरा ही दिया था। उसने मुझे शादीशुदा जिंदगी की कोई खुशी नहीं दी थी, ना ही मुझे माँ बनने का सुख दिया था। उसकी जिंदगी में सब कुछ पैसे ही थे, जबकि मैंने उससे लव मैरिज की थी और मैं आखिर तक इस शादी को निभाने की कोशिश करती रही। लेकिन समर को अय्याशियों की इस कदर लत लग चुकी थी कि आए दिन किसी न किसी हसीन लड़की को अपनी सेक्रेटरी बनाकर उसके साथ हिंदुस्तान चला जाता था। अगर समर मेरे साथ ऐसा रवैया ना रखता तो शायद मैं कभी भी निखिल की बातों में आकर उस पर भरोसा नहीं करती, बल्कि समर को इस बारे में पहले बताती। पुलिस ने हर जगह ट्रेस कर ली थी। हर तरफ से स्मगलिंग सप्लाई होती थी। बहुत सारे लोग पकड़े गए थे। एक बहुत बड़ा लंबा कारोबार का सिलसिला था जो मेरी एक गलती से खत्म हो गया था। मैंने पुलिस को अपना सारा रिकॉर्ड बता दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि अब यहाँ से बच निकलना मुमकिन है। अगर हम किसी तरह बाहर निकल भी जाते तो समर खुद अपने हाथों से मुझे मार देता, क्योंकि मैंने उसका बना बनाया कारोबार उजाड़ दिया था। आज मैं जेल के सलाखों के पीछे बैठी हूँ और अपनी सज़ा के इंतज़ार में हूँ।
मुझे और मेरे पति को बहुत सख्त सज़ा होने वाली है क्योंकि हमने बहुत ही जवान लड़के लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। निखिल हमारे घर नौकर बनकर ज़रूर आया था, लेकिन वह एक पुलिस था और उसने पूरी जिम्मेदारियों के साथ अपना फ़र्ज निभाया था। कभी कभी वह मुझसे मिलने के लिए जेल के अंदर चला आता है, लेकिन मैं उसे देखकर हमेशा अपना चेहरा मोड़ लेती हूँ। मैंने उसे एक मौका दिया था और उस मौके ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी थी। अपने बड़े से बंगले से उठकर मैं जेल की सलाखों के पीछे आ गई थी। निखिल ने मुझे एहसास दिलाया था कि मैं जिस रास्ते पर चल रही थी वह सरासर गलत रास्ता था। लड़के लड़कियां ड्रग्स की लत में पड़कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे थे और यह सब मेरे कारण हो रहा था। निखिल ठीक कह रहा था। समर की मोहब्बत में मैं सही और गलत भूल गई थी और आखिरकार मैंने बहुत बड़ा नुकसान उठाया था। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।